नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश, जिला मेरा अपना लखनऊ जिला, थाना मलिहाबाद, वही मलिहाबाद जहाँ के मलिहाबादी आम बहुत मशहूर हैं। वहाँ एक गांव है मुजासा। 22 मई 2025 को सुबह सुबह 11-12 बजे के आसपास गांव वालों ने थाना मलिहाबाद पर और कंट्रोल रूम में फ़ोन किया कि राधेश्याम के घर के बगल में उनकी एक भाभी रहती हैं जिनकी हत्या हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची, गांव पूरा इकट्ठा था। पता लगा कि एक बुजुर्ग महिला वहां पे रहती है जिसके पति का 20 साल पहले देहांत हो गया। उसके बेटे का भी 10 साल पहले देहांत हो गया। उसकी पत्नी 3 साल के अपने बच्चे को लेकर अपने घर चली गई थी, अपने मायके चली गई थी। और ये बुजुर्ग महिला ये अपने पोते की कस्टडी के लिए कोर्ट में करीब 6-7 साल तक उसने एक मुकदमा किया और बाद में कोर्ट ने ये आदेश किया कि इस बच्चे की सुपुर्दगी उसकी दादी को दे दी जाए, दादी के पास ही वो सुरक्षित रहेगा। पुलिस ने सारी तहकीकात शुरू की, क्या हुआ कैसे हुआ। प्राइमा फेसी ये लगा कि उसके मुंह पर तकिया रखकर और उसका गला दबाकर उसकी हत्या की गई है। लोगों ने बताया कि पोता पिछले 4-5 दिनों से ही अपने दादी के देवर के यहाँ, राधेश्याम जिनका नाम था, उसके यहाँ रहता था। वहाँ से 4-5 दिन पहले ही अपनी दादी के पास रहने के लिए आया था। बुजुर्ग महिला का नाम विद्या था, जिसकी हत्या हुई थी। उसके पति गजराज की मौत 20 साल पहले हुई थी और उसके शादीशुदा बेटे राहुल की मौत 10 साल पहले हुई थी। मौत के 10वें दिन ही उसकी पत्नी सुमन, राहुल की पत्नी सुमन, अपने मायके चली गई। अपने साथ वो 3 साल के बेटे को भी ले गई। और विद्या की कुल 3 बेटियां थीं, माधुरी, सुनीता और ममता। वो तीनों ही शादी के बाद अपने अपने ससुराल में रहती थीं। 4 दिन पहले ही वो यहाँ आया था। ममता ने ये बताया पुलिस को। सभी बेटियां भी आ गईं जब ये खबर लगी, आसपास ही ब्याही हुई थीं। ममता ने बताया कि वारदात के 5 घंटे पहले मेरी माँ से मेरी बात हुई थी। माँ घर में परचून की दुकान चलाकर अपना और अपने पोते का गुजर बसर करती थी। उसने ये बताया कि मेरे भाई राहुल का बेटा 11 साल से मेरे चाचा राधेश्याम के यहाँ रह रहा था। 4 दिन पहले अचानक वो माँ के पास आ गया। पुलिस ने पूछा कि कैसे पता लगा कि विद्या की मृत्यु हो गई, इस वृद्धा की मृत्यु हो गई। उन लोगों ने बताया कि ममता ने बताया कि जब मेरी माँ का फ़ोन नहीं उठ रहा था तो मैंने अपनी पड़ोसी रानी को फ़ोन किया कि जाकर देखो कि माँ फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हैं। कलावती और रानी दोनों एक साथ घर पहुंची। देखा ईंटे से दरवाजे को भिड़ाया गया था, मतलब ईंटे के सहारे उसे बंद किया गया था। जब वो दोनों अंदर गईं तो विद्या की लाश बेड पर पड़ी हुई मिली। सभी को तुरंत सूचना दी गई, पूरा गांव टूट पड़ा और फिर पुलिस को इत्तला की गई। ऐसा ममता ने और उसकी बहन, जो दूसरी बहन थी उसकी, सुनीता ने, माधुरी ने, इन दोनों ने पुलिस को ये बात बताई। खैर, पुलिस ने शक के बिना पर उस नाबालिग पोते को, उसको नाम उसका मैं नहीं ले सकता, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के हिसाब से जुवेनाइल जो क्राइम करने वाले हैं उनका नाम या ऐसा चिन्ह या ऐसा इशारा जिससे उसकी पहचान हो सके, उसको नहीं लिया जा सकता। खैर,
जब उसे शक के आधार पर हिरासत में लिया गया और पूछताछ की गई, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से, तो उसने पूरी बात बता दी। उसने बताया कि वो बाबा के यहाँ पहले रहता था, राधेश्याम जो उसके पिता के चाचा थे उनके यहाँ रहता था, और वो दादी के यहाँ चला आया क्योंकि वहाँ उसकी ज़रूरतें बाबा, चचेरे बाबा नहीं पूरी कर पाते थे। तो मैं इनके यहाँ आया तो मैंने उस दिन दादी से आते ही 500 रुपये मांगे और ये कहा कि मुझे परफ्यूम लेना है और टी शर्ट लेना है, लेकिन उसने पैसा देने से दादी ने मना कर दिया। ये कहा कि तुम्हारी ये उम्र नहीं है कि तुम परफ्यूम लगाकर घूमो, और टी शर्ट की क्या ज़रूरत है, क्योंकि वो अपने चचेरे बाबा के घर से, पड़ोस में ही रहते थे वो, चचेरे बाबा के घर से वो 2-3 टी शर्ट, एक आध शर्ट, एक आध पैंट लेकर वहाँ से आया था। उन्होंने कहा अभी तुम्हारे पास पहनने के लिए कपड़े हैं, अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, उनको धक्का देके गिरा दिया। वो गिरी तो जो तखत थी, जो चारपाई थी जिस पे वो सोती थी, उसका कोना उनके सिर पर लग गया, वो बेहोश हो गई। मुझे लगा कि अब ये मर गई, लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा कि अगर ये जिंदा बच गई तो ये सबको बताएंगी कि मैंने ही इसको धक्का दिया, मेरी वजह से इसे चोट लगी। लिहाजा मैंने उनके मुंह पर तकिया रख के उनका गला दबा दिया और थोड़ी देर में मुझे लगा कि अब ये मर गई। मैंने उससे ईंटे से उस दरवाजे को भिड़ा दिया और वहाँ से मैं भाग गया। जब वो दरवाजे पर ईंटा लगा कर गया था तो पड़ोसी ने ये पूछा भी था कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा कि मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, अब मेरी दादी की तबीयत ख़राब है और मैं स्कूल जा रहा हूँ। लेकिन जब हल्ला गुल्ला हुआ, उसी बीच में थोड़ी देर में ही वो वहाँ पर वापस आ गया और लोगों ने उससे पूछताछ शुरू की। तब तक पुलिस आ गई और पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो फिर वो टूट गया और उसने पूरी बात बता दी। चचेरे बाबा राधेश्याम ने बताया कि इसकी आदतें धीरे धीरे, चूँकि लाडला था, माँ के पास से कस्टडी से लड़के मेरी भाभी उसे ले आई थी और आते ही तुरंत मैंने उसे अपने पास रख लिया था। लेकिन जैसे ही ये बड़ा हुआ, इसकी सोहबत ख़राब हो गई और ये दिन भर चाहे मेरे मोबाइल से या घर के किसी दूसरे मेंबर के मोबाइल से दिन रात उसी में उलझा हुआ रहता था। और पता नहीं इसे क्या हुआ कि ये ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड टी शर्ट, परफ्यूम, इन सब का शौक़ लग गया। शुरू के में तो हम लोगों ने इसकी शौक़ पूरे किए, लेकिन एक लिमिट के बाद हमें लगा कि अगर अब इसको और पैसे दिए गए तो ये बिगड़ रहा है और बिगड़ जाएगा। एक दिन उसको मैंने डांट दिया और उसने कहा कि तुम मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाओगे, मैं दादी के पास जाऊंगा। और अपना पूरा सामान और कपड़ा लेकर वो वहाँ पहुँच गई। मरने के बाद जो इनकी तीनों लड़कियाँ थीं, उन्होंने पुलिस को तमाम जो बयान दिए उसमें अपने चाचा राधेश्याम के ऊपर आरोप लगाए। बहनों ने ये कहा, मतलब लड़कियों ने ये कहा मृतका की, कि मेरी माँ के पास 1 बीघा ज़मीन थी, मकान था, और ये पूरा इलाका जब नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आ गया तो इसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए हो गई थी। और इसी की लालच में मेरे चाचा ने मेरे इस भतीजे को मोहरा बनाकर मेरी माँ की हत्या करा दी। खैर, जो पुलिस ने अपनी पूछताछ की, इंस्पेक्टर ने अच्छी तरह से उससे पूछताछ की, बाकी और जो गाइडलाइंस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसके हिसाब से बच्चे से जब पूछताछ की गई तो ये लगा कि उस पर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं था। उसने स्वयं ही दादी को, इसलिए कि वो उनकी ज़रूरत का पैसा नहीं दे रही थी, उसने खुद ही उनकी हत्या कर दी। जब पूछताछ करने वालों ने उससे कारण पूछा कि भाई वहाँ भी तुम ठीक से रह रहे थे, यहाँ भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं थी, तो आखिरकार इन्हें मारने की क्या ज़रूरत हुई। तो जैसे जो बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का या फिल्मों का बहुत ज़्यादा बचपन से जो देख रहे होते हैं, वो डायलॉग्स बहुत बोलते हैं। आप ऐसे किसी छोटे बच्चे को 10, 11, 12 साल, 13 साल तक के बच्चों को अगर
बहुत ज़्यादा डायलॉग बोलते हुए, हर बात में डायलॉग बोलना, फिल्मी डायलॉग बोलना, तो आप ये समझ लीजिए कि ये इन्फ्लुएंस्ड है मोबाइल फ़ोन से। मोबाइल फ़ोन ही इसकी दुनिया है और ये उसी में डूबता उतराता है और उसी की नकल अपने सामान्य व्यवहार में भी करता है। जैसे ही इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह भाटी ने उससे बार बार पूछा तो उसने बताया कि मैं राधे श्याम बाबा के पास रहता था, लेकिन वो मेरी मांगें पूरी नहीं कर पा रहे थे। अब देखिए, 14 साल 15 साल का लड़का वो ये कहे कि मेरे बाबा मेरी मांगें नहीं पूरी कर पा रहे थे। उन्होंने कहा कि ज़्यादा दिक्कत हो तो तुम अपनी दादी के पास चले जाओ, मैं तुम्हारी इस तरह की मांगें पूरी नहीं कर सकता। और फिर मैं दादी के पास आ गया। मुझे नहीं पता था कि दादी उनसे भी ज़्यादा कंगाल होंगी। ये फिल्मी डायलॉग हैं कि मुझे नहीं पता कि दादी उनसे भी ज़्यादा कंगाल होंगी। मैंने 500 रुपये परफ्यूम के लिए और एक टी शर्ट के लिए मांगे थे, लेकिन उन्होंने 500 रुपये भी देने से मना कर दिया, तो मैंने उनको धक्का दे दिया, गिर पड़ी, सिर में चोट लगी, मैंने उन्हें मार दिया। तकिए से उनका मुंह दबाकर मार दिया। इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि लड़के को उसके बयान और जो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस हैं उनके आधार पर बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। राधेश्याम और अन्य आरोपियों की भूमिका, जो मृतका की तीनों बेटियां जो आरोप लगाती हैं, उससे अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि उनकी भी कोई भूमिका हो सकती है। छत पर जो मिले हुए जो लाल निशान खून के हैं, पेंट के हैं, इन सब को सैंपल बना के फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। प्रारंभिक जांच में यही सामने आया है कि आरोपी लड़के ने अपना शौक पूरा करने के लिए दादी से पैसे मांगे थे और पैसा नहीं देने पर उसने अपनी दादी की हत्या कर दी थी। आज की घटना, बाल अपराधी पोते को कोर्ट से तमाम लड़ाई करके दादी अपने हक में अपनी कस्टडी में ले आई। और जब उस छोटे से 5-6-7 साल के बच्चे को जब वो ले आई, तो उस बुजुर्ग महिला यानी विद्या के देवर ने जो उनके बच्चे के चचेरे दादा थे, चचेरे बाबा थे, राधेश्याम, उन्होंने ये कहा कि भाभी मेरी यानी विद्या यानी उस बच्चे की दादी, वो दिन भर दुकान में बैठती हैं, क्योंकि अगर दुकान पे नहीं बैठेंगी तो जीविकोपार्जन का और कोई साधन नहीं है। अपने और अपने बच्चे के लिए वो दुकान पर दिन भर बैठती हैं। ऐसे में लड़का इधर उधर घूमेगा और उसकी आदतें खराब होंगी, लिहाजा मैं इसे अपने पास रखूँगा। विद्या की तीनों बेटियों ने इसका विरोध किया, लेकिन राधेश्याम ने कहा कि नहीं, तुम लोग अपने ससुराल में हो, तुमसे क्या मतलब, तुम इसे देखने नहीं आओगी, खाली भाषण दे रही हो दूर दूर से। हम लोग इसे अपने यहाँ रखेंगे, हमारे परिवार में बहुत से लोग हैं, वो इसको देख लेंगे, खाना दाना इसका अच्छी तरह से चलेगा, कपड़ा हम इसका जो सब बच्चे पहनते हैं वही इसको भी बनवाएंगे। इस तरह की बात करके वो उसे अपने पास ले गए और वो उन्हीं के पास रहा। लेकिन धीरे धीरे वहाँ भी उसकी आदतें खराब होने लगी। जैसे वो 10-11 साल का 11-12 साल का हुआ, उसने अपने चचेरे बाबा यानी राधेश्याम का मोबाइल लेकर उसमें गेम्स शुरू किया। अच्छा, बच्चे जब गेम्स खेलने लगते हैं, यानी फिर वो ऊधम नहीं मचाते हैं, वो शांत होकर अपने काम में बिजी रहते हैं, तो लोगों को लगता है कि इसको ऊधम से बचाने के लिए या इसको उलझाने के लिए अच्छा है इसे मोबाइल पर गेम खेलने दिया जाए। गेम खेलते खेलते उसका मोबाइल के प्रति एडिक्शन हो गया। मांगने पर वो बाबा को मोबाइल देता नहीं था, मोबाइल के लिए झगड़ा करने लगा। धीरे धीरे परिवार के दूसरे लोगों के भी मोबाइल का वो इस्तेमाल करने लगा और ज़्यादातर समय अपना मोबाइल पर ही बिताने लगा। अब ऐसे लोगों के दोस्त भी उसी तरह के मिलते हैं, ऐसा हुआ भी। उसकी जो दोस्ती हुई उसे अपनी तरह के ही जो इधर उधर की बातें करें, मोबाइल की दिन भर बातें करें, दिन भर कौन सी रील देखी, कौन सी अच्छी थी, कौन सी बुरी थी, इसकी बातें करें, उस तरह के उसके दोस्तों की सर्किल हो गई। राधेश्याम ने
कई बार उसको मना भी किया कि फलां फलां बच्चों के साथ मत रहो, लेकिन वो बस मोबाइल पा जाता था और फिर उसी मोबाइल में घुसकर और पूरी दुनिया की सैर वो और उसके दोस्त किया करते थे। और जो भी सामान, जो भी वस्तु या जो भी कपड़ा रील्स के माध्यम से उसे लगता था कि उसे भी वो पहनना चाहिए, वो उसकी डिमांड अपने बाबा से, चचेरे बाबा से किया करता था। शुरू शुरू में चचेरे बाबा ने यानी चंद्रशेखर ने इसकी डिमांड्स पूरी भी की, पर एक सीमा के बाद उन्होंने मना करना शुरू किया कि नहीं, हम ये तुम्हें नहीं दिला सकते, या अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई है, या अभी बड़े हो जाओ, कुछ करने लगो, मैं तुम्हें सब दिला दूंगा, या तुम खुद कमाने लगोगे तब तुम ये सब चीज़ें ले लेना, अभी जो हम दे रहे हैं उसी में काम चलाओ। इन सब बातों से वो इरिटेट होने लगा। एक बार जब उसकी डिमांड पूरी नहीं की गई तो उसने कहा कि ठीक है, अब मैं आपके यहाँ नहीं रहूँगा, मैं अपनी दादी के पास जाऊँगा। और दादी के पास जिस दिन गया, सामान रखा और उसी के 1 घंटे बाद ही उसने कहा 500 रुपये मुझे दे दीजिए, मुझे परफ्यूम लाना है, मुझे फलानी चीज़ लानी है, मुझे ढिकानी चीज़ लानी है। दादी ने ज़ोर से डांट दिया, क्योंकि वो इस तरह की हरकत की अपेक्षा उससे नहीं कर रही थी। उसे ये लग रहा था कि वो उनके देवर के पास है, उनका बड़ा परिवार है, वहाँ से रह के आया है, तो कुछ थोड़ा बहुत उसने सलीका सीख रखा होगा। लेकिन आते ही उसने कहा, और जैसे ही उसकी दादी ने मना किया, उसे धक्का देकर उसने ज़मीन पर गिरा दिया और उसके बाद फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हालांकि इसके बाद मृतका की बेटियों ने तमाम आरोप गढ़े। ये कहा कि माँ को मारना चाहते थे मेरे चाचा, और माँ के नाम की जो ज़मीन थी नगर निगम में आने के कारण वो करोड़ों की हो गई थी। उसी की लालच में वो पहले बच्चे को उन लोगों ने अपने पास रखा और फिर इसी काम के लिए उसने मेरी माँ के यहाँ या अपनी दादी के यहाँ भेजा कि वहाँ जाकर इसे मार दोगे तो ये ये ज़मीन हमें आराम से मिल जाएगी, यानी उस बच्चे के माध्यम से वो उस ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेंगे और ये उनकी हो जाएगी। हालांकि उन लोगों की सोच में ये गलती थी कि उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, जब कभी भी मिलेगा तो उनके इसी बच्चे को, इसी छोटे या नाबालिग बच्चे को मिलेगा। तो बहरहाल उसके ऊपर ये आरोप तमाम लगाए गए और उस मृतका की बेटियां ये चाहती थीं कि उनके चाचा को जेल भेजा जाए, क्योंकि उन्हीं की शह पर या उन्हीं की साजिश पर उनकी माँ की हत्या हुई है। अब आज की जो ये घटना हुई है, तो एक बुजुर्ग महिला को मोबाइल देवता के कारण ये स्थिति देखनी पड़ी, यानी मोबाइल देवता के कारण ही वो मारी गई। अगर बच्चों को मोबाइल देकर उनकी आदत खराब की जाती है, आप देखेंगे कि आपको एक सिर पे मोबाइल बांध के बच्चे को खाना खिलाने वाली एक माँ के बारे में बड़ी बहुचर्चित रील है कि जब तक आप बच्चे को गेम नहीं दिखाएंगे वो खाना नहीं खाएगा। तो सिर में पट्टी के माध्यम से वो एक मोबाइल बंधा हुआ है, उसमें गेम चल रहा है, बच्चा उसी को देख रहा है, मुंह के पास जब चम्मच पहुंचता है मुंह खोल देता है, खाना खा लेता है। उसका खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका सारा इंटरेस्ट उसी गेम में है। और अब तो तमाम साइकोलॉजिस्ट ने, तमाम डॉक्टर्स ने इस बात को बताया है कि अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा मोबाइल देखने की, यानी ग्रोइंग बच्चे को अगर मोबाइल का एडिक्शन हो गया तो उसके अंग धीरे धीरे, खासकर नर्वस सिस्टम धीरे धीरे मोनोटोनस हो जाते हैं। वो सिर्फ मोबाइल या मोबाइल की दुनिया से रिलेटेड चीज़ों पर ही यकीन करते हैं या उन्हीं में वो बिज़ी रहते हैं। सामान्य जो बातें हैं या सामान्य जो वातावरण है उसको वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, और यह स्थिति बहुत ख़राब है। अगर बच्चों को मोबाइल देकर उसकी आदत ख़राब की जाती है तो फिर ऐसा बच्चा हर कदम पर मोबाइल के ज्ञान पर ही आधारित जो उसका काम है वो मोबाइल के ज्ञान पर ही वो अपना काम करता है, बल्कि मोबाइल के ज्ञान के ही अधीन हो जाता है। उसकी संवेदनाएं, बड़ों के प्रति उसका आदर सब समाप्त हो जाता है। कोई भी जो संवेदनशील ग्रंथियां हैं वो काम करना
बंद कर देती हैं। मोनोटोनस हो जाता है उसे गेम्स में, या वो जो देख रहा है या जो देखना चाह रहा है उसके सिवा उसे दूसरी कोई चीज़ न आती है, न वो पसंद करता है, और वो बहुत उच्छृंखल हो जाता है। अगर उसे मोबाइल देखने से मना कर दिया जाए तो उस वो बहुत ही उत्तेजित हो जाता है। उस उत्तेजना में वो कुछ भी कर सकता है, किसी को मार सकता है, पीट सकता है, कुछ अपना नुकसान कर सकता है, लेकिन वो जैसे एकदम से बच्चा पागल सा हो जाता है। तो गलती उसकी है या गलती उनकी है जिन्होंने उसे मोबाइल इसलिए दिया कि वो मोबाइल में उलझा रहेगा तो वो अपना काम सामान्य रूप से कर सकते हैं। ऐसा आप कदापि न करें। ग्रोइंग चाइल्ड्स को मोबाइल से दूर रखिए। अब तो सारे जितने बच्चों के विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं, आप देखिए हजारों हजार रील्स पड़ी हुई हैं कि आप कतई स्क्रीन की तरफ मत देखने दीजिए, क्योंकि बच्चों का जो कौतूहल है वो चाहे टीवी स्क्रीन हो चाहे मोबाइल स्क्रीन हो, बहुत अट्रैक्ट करता है बच्चों को। हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। जैसे थोड़ा सा उनको ज्ञान हो जाता है वो फट मोबाइल में गेम्स खोल के देखने लगेंगे, और थोड़े से बड़े होंगे तो और कुछ भी देखने लगेंगे, और धीरे धीरे वो उनके जीवन का अभिन्न अंग हो जाता है, और वो बिना मोबाइल के बेचैन से होने लगते हैं, अकुलाहट होने लगती है, घबराहट होने लगती है, असामान्य व्यवहार उनका हो जाता है, खाना नहीं खाते हैं, और फिर पेरेंट्स को बहुत दिक्कत होती है। तो अगर ग्रोइंग बच्चों को मोबाइल से दूर नहीं रखेंगे, उनकी आदत आप मोबाइल के साथ पढ़ने देंगे, तो भुगतना माँ बाप को ही पड़ेगा, किसी और को भुगतना नहीं पड़ेगा। इसलिए कृपा करके बच्चों को, ग्रोइंग बच्चों को जो साल भर से ऊपर हैं और 10-12 साल से कम के हैं, उन्हें मोबाइल से दूर रखिए। काम की जो चीज़ है अगर दिखा सकते हैं, कभी उनको मोबाइल के भरोसे मत छोड़िए। अगर आप ऐसा करेंगे तो एक न एक दिन आपको ही भुगतना पड़ेगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।